नमस्कार, चुनाव इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की 33 साल पुरानी संसदीय पारी आज समाप्त हो गई। वे आज राज्यसभा से रिटायर हो गए। रिटायर होने वालों में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी हैं, जिन्होंने आज कहा कि वे कैंसर से लड़ रहे हैं और अब चुनाव में खड़े नहीं होंगे। आज रिटायर होने वालों में 9 केंद्रीय मंत्री भी हैं। आज राज्यसभा के 54 सांसदों का कार्यकाल समाप्त हुआ। हालांकि इनमें से कुछ दोबारा राज्यसभा आ गए हैं, जबकि कुछ लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। नवनिर्वाचित 12 सांसदों ने आज शपथ भी ली, जिनमें केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और आरजेडी नेता मनोज झा भी शामिल हैं। जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर सभी सांसदों से। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को राज्यसभा से विदाई देते समय पीएम नरेंद्र मोदी के भावुक शब्द। मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए। यहाँ तक कि सभापति जगदीप धनखड़ ने भी बताया था कि उन्होंने क्यों पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए खास रियायत दी थी। 2004 और 14 का जो कार्यकाल था मनमोहन सिंह जी का, वो बहुत ही अच्छा था। उन्होंने अच्छी काम की। जो अच्छे काम होते उसकी तारीफ करो, जो कमियां होती हैं वो गिनते जाओ। डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार अक्टूबर 1991 में राज्यसभा के सदस्य बने थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पत्र लिखकर भारतीय राजनीति में उनके योगदान को सराहा। खड़गे ने लिखा कि अब जबकि आप राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं, एक युग का समापन हो रहा है। आपने देश और देशवासियों के लिए जो हासिल किया, ऐसा बहुत कम लोगों ने किया। आपकी नीतियों के कारण 27 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने में मदद मिली। सरकार को खतरे में डालकर भी आपने भारत अमेरिकी परमाणु समझौते को आगे बढ़ाया। आप हमेशा से मिडिल क्लास के हीरो रहे हैं। राज्यसभा से रिटायर होने वालों में केंद्रीय मंत्री भी हैं। इनमें अश्विनी वैष्णव दोबारा उड़ीसा से चुन लिए गए हैं। एल मुरुगन भी मध्य प्रदेश से राज्यसभा में दोबारा आ गए। हालांकि मुरुगन तमिलनाडु के नीलगिरी से लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। बाकी 7 मंत्री भी चुनाव मैदान में हैं। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के संबलपुर, भूपेंद्र यादव राजस्थान के अलवर, मनसुख मांडविया पोरबंदर, पुरुषोत्तम रूपाला राजकोट, राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम, वी मुरलीधरन अटिंगल से चुनाव मैदान में हैं, जबकि नारायण राणे की सीट अभी घोषित नहीं हुई है। ऐसे कई सांसद हैं जो दोबारा राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, समाजवादी पार्टी की जया बच्चन, कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश सिंह, बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी और आरजेडी के मनोज झा। जिनका कैरियर खत्म हुआ मान लिया गया है वो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, सुशील मोदी और प्रकाश जावड़ेकर। सुशील मोदी ने आज एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि पिछले 6 महीने से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं। अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाऊंगा, पीएम को सब कुछ बता दिया है। देश, बिहार और पार्टी का सदा आभार और सदैव समर्पित। हालांकि ऐसे कम ही नेता हैं जो राजनीति से रिटायर होते हैं। इतिहास गवाह है कि इनमें से कई वापसी भी करते हैं। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और इसलिए चुनाव में बड़े अंतर से जीत हासिल करना चाहे उम्मीदवार की लोकप्रियता का एक पैमाना हो, लेकिन ये दोबारा टिकट मिलने की गारंटी नहीं देता। कम से कम वे 12 सांसद इस बात के गवाह हैं जो 2019 में बड़े अंतर से चुनाव जीते, लेकिन इस बार उन्हें टिकट ही नहीं मिला। एक नजर डालते हैं उन सांसदों पर जो पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े अंतर से चुनाव जीते थे। 6 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने वालों की बात अगर करें तो बीजेपी के सीआर पाटिल नवसारी से करीब 7 लाख वोटों से जीते थे। करनाल से बीजेपी के संजय भाटिया ये भी करीब 6.5 लाख वोटों से जीते थे। फरीदाबाद से बीजेपी के कृष्णपाल करीब 6,38,000 वोटों से जीते। भीलवाड़ा से बीजेपी के सुभाष चंद्र बेहरिया 6,12,000 वोटों से जीते। 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने वालों पर भी नजर डाल लेते हैं। वडोदरा से बीजेपी की रंजना भट्ट करीब 6.25 लाख वोटों से जीती थी। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के परवेश वर्मा करीब 5,78,000 से। चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के सीपी जोशी करीब 6.25 लाख वोट से। गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह करीब 5.5 लाख वोट से। उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी के हंसराज हंस करीब 5.5 लाख वोट से। होशंगाबाद से
बीजेपी के उदय प्रताप भी करीब 5,53,000 से, राजसमंद से बीजेपी की दिया कुमारी करीब 5,51,000 वोट से, सूरत से बीजेपी की दर्शना जरदोश 5,48,000 वोट से, इंदौर से बीजेपी के शंकर लालवानी 5,47,000 वोट से, तमिलनाडु के डिंडीगुल से डीएमके के पी वेलुसामी करीब 5,38,000 वोट से, श्री पेरम्बदूर से डीएमके के टीआर बालू 5 लाख वोटों से जीते थे। विदिशा से बीजेपी के रमाकांत भार्गव 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते। गाजियाबाद से वीके सिंह भी करीब 5 लाख वोटों से जीते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह कि इनमें से कई सांसदों को अब दोबारा टिकट नहीं मिला है। केवल 8 सांसद ही दोबारा टिकट पा सके हैं। आपको बताएं कि भीलवाड़ा से सुभाष चंद्र बहरिया का टिकट काट दिया गया, उनकी जगह दामोदर अग्रवाल को बीजेपी ने खड़ा किया। वडोदरा से रंजना भट्ट को बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण अब काटकर हेमांग जोशी को वहां से उतारा गया है। पश्चिमी दिल्ली से परवेश वर्मा की जगह कमलजीत सहरावत को टिकट मिला। उत्तर पश्चिम दिल्ली से हंसराज हंस की जगह योगेंद्र चंदोलिया को मैदान में उतारा गया। हंसराज हंस की सीट बदली गई, अब उन्हें पंजाब के फरीदकोट से उतारा गया है। करनाल से संजय भाटिया की जगह मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी ने टिकट दिया। सूरत से दर्शना जरदोश की जगह मुकेश दलाल, विदिशा से रमाकांत भार्गव की जगह शिवराज सिंह चौहान, गाजियाबाद से वीके सिंह के बजाय अतुल गर्ग। उधर डिंडीगुल की सीट डीएमके ने सीपीएम को दे दी, लिहाजा वेलुसामी का टिकट कट गया। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार में धीरे धीरे तेजी आ रही है। आज विभिन्न दलों के दिग्गज नेता मैदान में नजर आए। मुजफ्फरनगर में गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी आज वायनाड में थे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा झालावाड़, स्मृति ईरानी पन्ना में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा, मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में, लालू प्रसाद यादव छपरा में, अरुण गोविल हापुड़, नितिन गडकरी नागपुर, ओम बिरला कोटा, पुष्कर सिंह धामी टिहरी, सिद्धारमैया चामराजनगर, जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर, कंगना रनौत मंडी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुजफ्फरनगर में कहा कि चाहे कांग्रेस हो या सपा, ये कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने। कांग्रेस ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटकाकर, लटकाकर और भटकाकर रखा। ये जो गमंडिया गठबंधन है, अखिलेश यादव जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये कभी नहीं चाहते थे अयोध्या में राम मंदिर बने। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायनाड सीट से आज अपना पर्चा भर दिया। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ थीं। राहुल ने पिछले लोकसभा चुनाव में वायनाड सीट से ही भारी अंतर से जीत हासिल की थी। तब राहुल ने सीपीआई के पीपी सुनीर को 4 लाख से ज्यादा मतों के साथ हराया था। नामांकन से पहले राहुल गांधी ने वायनाड के कलपेट्टा से सिविल स्टेशन तक एक रोड शो भी किया। उन्होंने कहा कि वे वायनाड के मुद्दों को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए हमेशा तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली और केरल में कांग्रेस की सरकार बनी तो राज्य की सारी समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे। राहुल गांधी का मुकाबला सीपीआई की राष्ट्रीय नेता और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की उम्मीदवार एनी राजा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन से होगा। इस बार वायनाड सीट पर मुकाबला दिलचस्प है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी सीपीआई ने एनी राजा को राहुल के मुकाबले में उतारा है। एनी राजा ने आज अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। बॉक्सर विजेंदर सिंह आज बीजेपी में शामिल हो गए। बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर चर्चा में आए विजेंदर ने 2019 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर दक्षिण दिल्ली सीट से लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी के रमेश बिधूड़ी से 6 लाख से भी ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से हार गए थे। इस बार ये चर्चा गर्म थी कि कांग्रेस उन्हें मथुरा से हेमा मालिनी के खिलाफ लड़ा सकती है, लेकिन बीजेपी ने अपने पाले में लाकर कांग्रेस को झटका दे दिया है। विजेंदर सिंह को अपने पाले में लाकर बीजेपी जाट वोटों को साधने की कोशिश कर रही है। वे हरियाणा और पश्चिम यूपी में प्रचार भी करेंगे। पहलवानों के मुद्दे पर विजेंदर ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। जी काफ़ी एक्साइटेड हूँ और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ और 19 में मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए
भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूँ। मैंने अभी स्टेज पे बताया कि मैं गलत को गलत कहूँगा, सही को सही कहूँगा, और मैं चाहूँगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल होकर बहुत सारे खिलाड़ियों का भला करूँ। महाराष्ट्र कांग्रेस ने अपने नेता संजय निरुपम को पार्टी से निकालने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस की राज्य इकाई की बैठक में आज संजय निरुपम को स्टार प्रचारकों की सूची से निकाल दिया गया। अब उन्हें पार्टी से निकालने का प्रस्ताव दिल्ली हाईकमान के पास भेजा जाएगा, जिस पर कांग्रेस की अनुशासन समिति फैसला करेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि निरुपम किसी की सुपारी लेकर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि निरुपम को कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, ऑन द स्पॉट फैसला होगा। बिल्कुल शिस्तभंग की कार्रवाई होंगी आज या कल। वहीं संजय निरुपम ने ट्वीट करके कहा है कि कांग्रेस पार्टी मेरे लिए ज्यादा ऊर्जा और स्टेशनरी नष्ट ना करे, बल्कि अपनी बची खुची ऊर्जा और स्टेशनरी का इस्तेमाल पार्टी को बचाने के लिए करें। वैसे भी पार्टी भीषण आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। मैंने जो 1 हफ्ते की अवधि दी थी वो आज पूरी हो गई है। कल मैं खुद फैसला ले लूंगा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र अगले सप्ताह जारी हो सकता है। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से पहले बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी घोषणा पत्र की थीम मोदी की गारंटी और विकसित भारत 2047 रखेगी। घोषणा पत्र में ज्ञान GYAN पर फोकस किया जाएगा। GYAN यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि उनके लिए देश में केवल 4 सबसे बड़ी जातियां हैं: गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में इन 4 वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण वादे कर सकती है। और पीएम मोदी धुआंधार प्रचार पर निकलने वाले हैं। 3 राज्यों पर खास जोर दिया जाएगा। महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु पर जोर देने की बात बीजेपी सूत्र कह रहे हैं। बताया गया कि महाराष्ट्र में पीएम नरेंद्र मोदी की 18 रैलियां प्रस्तावित हैं। वहीं बिहार की बात करें तो पीएम मोदी 15 रैलियां वहां पर करेंगे। तमिलनाडु में 4 दिनों तक चुनाव प्रचार करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 9 से 12 अप्रैल तक तमिलनाडु में रोड शो और रैलियां करेंगे। दक्षिण चेन्नई, कोयम्बतूर में रोड शो और विरुद्धनगर में रैली करेंगे। बिहार, महाराष्ट्र में पिछला प्रदर्शन दोहराने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। बिहार, महाराष्ट्र में इसीलिए जमकर प्रचार पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं तमिलनाडु में पूरी ताकत लगाकर सीटें जीतने की कोशिश की जाएगी। इस बीच बीजेपी ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए अपना थीम सॉन्ग जारी किया है। इसे मशहूर गायक कैलाश खेर ने स्वरबद्ध किया है। बीजेपी इस गाने के माध्यम से ओडिशा में परिवर्तन का आह्वान कर रही है। बीजेपी ने विकसित भारत के लिए विकसित ओडिशा का लक्ष्य रखा है। गौरतलब है कि ओडिशा में पिछले 24 साल से बीजेडी की सरकार है। इस चुनाव में बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन की चर्चा हुई थी, लेकिन ये सिरे नहीं चढ़ सकी। अब दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। छत्तीसगढ़ की नक्सल प्रभावित बस्तर लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों का फोकस हमेशा से बस्तर में रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद बस्तर में राज्य 4 चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर रही। बीजेपी यहां 3 बार जीती तो कांग्रेस के दीपक बैज 2019 में जीतकर संसद पहुंचे। 2024 लोकसभा चुनाव में 12 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन बीजेपी के महेश कश्यप और कांग्रेस के कवासी लखमा के बीच सीधा मुकाबला है। बस्तर लोकसभा सीट माओवादी घटनाओं के लिए सुर्खियों में रहती है। 1952 से लेकर 1996 तक ये सीट कांग्रेस का गढ़ थी। 1996 में पहली बार यहां से निर्दलीय उम्मीदवार जीता। 1998 में बीजेपी के बलिराम कश्यप चुने गए और 2014 तक कश्यप परिवार का इस सीट पर कब्जा रहा। लेकिन 2019 की मोदी लहर में भी कांग्रेस के दीपक बैज यहां से सांसद बने। एक बार फिर बीजेपी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। हिंदुत्व के चेहरे महेश कश्यप का सीधा मुकाबला कांग्रेस के 6 बार के विधायक कवासी लखमा से, जो कोंटा के विधायक हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि चुनाव दोनों उम्मीदवारों के नाम पर हो, जिसका लाभ उसे मिल सकता है। बस्तर लोकसभा सीट पर 19 मई को मतदान होगा। यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यहां करीब 70% आदिवासी हैं। मौजूदा सांसद कांग्रेस के दीपक बैज हैं।
2019 में दीपक ने बीजेपी के बैजूराम कश्यप को हराया था। 1996 तक कांग्रेस यहां से जीतती रही। 1998 से 2014 तक ये सीट भाजपा का गढ़ थी। कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा विधानसभा इसमें शामिल है। माओवाद बस्तर की सबसे बड़ी समस्या है। अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों का ही राज है। मूलभूत सुविधा से बस्तर क्षेत्र का बड़ा हिस्सा महरूम है। बस्तर में धर्मांतरण बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस का बीजेपी पर आदिवासियों के धर्मांतरण का आरोप है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दावा कर रहे हैं कि बस्तर से जीत उन्हीं की होगी। कांग्रेस कहती है कि विधानसभा में भले ही उसे धक्का लगा हो, लेकिन लोकसभा वही जीतेगी। पिछले समय जगदलपुर विधानसभा से हम लोग हारे थे, इस समय हम जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। बस्तर का विकास, बस्तर का आवाज को दिल्ली में बुलंद करेंगे। लगातार सामने वाला पार्टी डबल इंजन का सरकार का पार्टी है, उनको भी कमजोर नहीं समझते हैं। हम लोग अच्छा मुकाबला होगा। बीजेपी ने बस्तर में नामांकन रैली में साफ कर दिया कि ये चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में हुए घोटालों के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। भ्रष्टाचार चरम पर, क्या क्या चीज में भ्रष्टाचार नहीं किया कांग्रेस की सरकार ने। कांग्रेस के नेता लोग आज 6-6 महीना, साल भर से जेल में है कि जो 5 साल तक इस प्रदेश का मुखिया रहे, मुख्यमंत्री रहे, आज उनके ऊपर प्रोटेक्शन मनी 508 करोड़ रुपया लेने का आरोप आज यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर में है। ये छत्तीसगढ़ की जनता के लिए शर्म की बात है। तो ऐसी पार्टी को उखाड़ के फेंकना है, बस्तर से कांग्रेस का जमानत जब्त करना है। बस्तर लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस लोकसभा सीट की अधिकांश क्षेत्र सबसे ज़्यादा माओइस्ट प्रभावित क्षेत्र में से है और यहाँ चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए एक चुनौती होती है। बहरहाल कांग्रेस ने यहाँ से पूर्व मंत्री कवासी लखमा को मैदान में उतारा है और बीजेपी ने महेश कश्यप, जो हिंदुत्व के भाजपा के चेहरे हैं, उन्हें मैदान में उतारा है। दोनों पॉलिटिकल पार्टी के अपने दावे हैं कि जीत उनकी होगी, लेकिन अब जीत किनकी होगी ये 4 जून को पता चलेगा, क्योंकि बस्तर के सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो नक्सलवाद है और उसके साथ ही क्षेत्र का पिछड़ापन, और इन 2 मुद्दों पर जनता किस पर भरोसा करती है, इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए। तो चुनाव इंडिया का में इतना ही। नमस्कार।